हेलो दोस्तों, ये एडुटेरिया का आपको पैड बैच का है और इसमें 100 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपको सारे मिलाकर जिस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न पे है। तो अब बिहार पुलिस के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप विस्तार पूर्वक आप किसी भी टॉपिक को आप कवर कर सकें। अभी फ़िलहाल में आपको मॉक टेस्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए ताकि आपको अच्छा रैंक आपका नंबर उठ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक नंबर आप देख लीजिएगा कि गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में। तो आप इसका ऑप्शन आपका इसमें बी रहेगा। इसका ऑप्शन बी रहेगा। गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ऑप्शन इसका बी रहेगा। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। तो आपका 2 के बी रहेगा। आपका नीहारिका परिकल्पना होगा। आपका आंसर बी रहेगा। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। तो नीहारिका परिकल्पना होगा। उसके बाद 3 नंबर इसमें है। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो आपका 3 के डी होगा। दक्षिण अफ्रीका में है। तो आपको दक्षिण अफ्रीका याद रखना है कि तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। तो आपका 4 के सी होगा। यूर्त कहा जाता है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। तो यूर्त कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 5 के यू होगा। आपका पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में है। अब 6 नंबर आपको देखते हैं यहाँ से। तो 6 नंबर यहाँ पे 6 नंबर निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो आपका 6 के सी होगा। छोटा नागपुर का पठार। तो निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित है। तो आपको छोटा नागपुर का पठार होगा। उसके बाद 7 नंबर होगा आपका। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। तो आपका 7 का भी मौसम होगा। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति का उस स्थान का क्या कहलाता है। तो मौसम कहलाता है। आपका इसका ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 8 नंबर। तो 8 नंबर आपका 1 का आपका आर होगा। 1 का आर। उसके बाद है 2 के पी हो जाएगा आपका। आपको पहले मिला लेते हैं उसके बाद बताते हैं। उसके बाद 3 का क्यू हो जाएगा आपका। 3 के क्यू। 3 के क्यू। उसके बाद आपका 4 के आपका इस हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें झूम माने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी हो गया आपका। दहिया आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दहिया एक कृषि का नाम है। संबंधित उसका राज्य दिया हुआ है। तो हस्तांतरी कृषि का नाम और संबंधित राज्य दिया है। तो झूम खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। दहिया जो है मध्य प्रदेश में होता है। पेंडा आपका आंध्र प्रदेश में होता है। कुमारी पश्चिमी घाट में होता है। तो कुमारी पश्चिमी घाट में, पेंडा आंध्र प्रदेश में, दहिया मध्य प्रदेश में, झूम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आप एक बार इसको सही से याद कर लीजिएगा
ताकि हमेशा के लिए आपको कंफ्यूज ना करें। उसके बाद 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो आपका 9 के डी होगा, गल्फ स्ट्रीम होगा आपका। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम होगा। आप चलिए 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर आपका 10 नंबर है, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो आपका 10 का ये हो, बुलर झील होगा। भारत की कौन सा झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो आपका बुलर झील होगा। उसके बाद कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है? तो 11 नंबर का आपका 10 डिग्री चैनल होगा। आप याद रख लीजिएगा कि कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात अगर आती है अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा। उसके बाद 12 नंबर यहाँ पे आंसर है, सतलुज नदी किस दरे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो 12 नंबर का आपका डी होगा, छिपकिला से करती है। सतलुज नदी किस दरे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो छिपकिला है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। आप याद रखिएगा। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है? तो आपका 13 के डी होगा, मिट्टी गाद रेत बजरी। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है? तो सही क्रम आपका मिट्टी गाद होगा, उसके बाद गाद का रेत होगा, रेत का बाद बजरी होगा। तब मिट्टी गाद रेत बजरी होगा। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 14 के आपका सी रहेगा। 14 के सी आपका इसमें है, केवल 1 ही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1 नंबर है, पृथ्वी 4 जुलाई को ऑफशोर अपहेलियन स्थिति में होती है और 3 जनवरी को उपसौर परहेलियन स्थिति में होती है। ये दोनों बात को आप कन्फर्म याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन सी मार दीजिएगा। यहाँ पे एक ही नंबर है इसमें कथनों पर, ठीक है। उसके बाद ये नहीं, गलत है। उसके बाद माने पृथ्वी 4 जुलाई को उपसौर, देखिए ऑफशोर, और 3 जनवरी को उपसौर, तो अपहेलियन स्थिति में होती है और 3 जनवरी को उपसौर पेरिहेलियन स्थिति में होती है। इस पॉइंट को भी आप सही से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजरोहण के उपरांत माफ़ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते थे? आप 15 का देखिएगा। तो 15 के सोनधर होगा, ऑप्शन ए रहेगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजरोहण के उपरांत माफ़ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते थे? तो सोनधर कहलाते थे। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? तो 16 के बी रहेगा आपका, धोलावीरा होगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। इसको बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा, बार बार कहने से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो आपका 17 नंबर का होगा बी, आपका मेगास्थनीज ने कहा था। आप इसका टेलीग्राम पर हम इसका क्विज भी आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि आपको वहाँ पे सबसे आसान दिमाग पे और याद ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे मैथ का मैं आपको जो भी बेसिक आपका कंसेप्ट होता है, जिससे 1 से 20 तक पढ़ा, तो मैं वहाँ 1 से 50 तक क्विज में उपलब्ध करा देता हूँ। 1 से आपको 50 तक घन करा देता हूँ, 1 से आपको 50 तक आपका क्यूब करा देता हूँ। और अल्फ़ाबेट का नंबरिंग होता है, कुछ आपको मैथ का फार्मूला होता है जो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, तो मैं वो सब करा देता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम से भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मेगास्थनीज ने कहा था।
उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर देखिएगा, तो 18 नंबर यहाँ पे मिलान करना है, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 18 नंबर का 18 का इसमें ई का 4 हो जाएगा, बंग बंग यहाँ ए का 4। उसके बाद यहाँ पे बी का 2 हो जाएगा, यहाँ बी का 2। उसके बाद सी का 3 हो जाएगा, सी का 3। तो यही है, आप याद कर लीजिएगा। बंग बंग दिवस आपको 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है, जब वहाँ बंगाल विभाजन की जब एथी किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को ही, तब बंग भंग दिवस उसी दिन मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद मुक्ति दिवस आपका 22 दिसंबर 1939 को, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। उसके बाद सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को। और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा ताकि आप भूल ना सकिएगा। अब 19 नंबर आपको दिखाते हैं यहाँ से, अब 19 नंबर पे चलते हैं। आपको 19 नंबर, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन लक्ष्य क्या है? तो 19 के आपका सी रहेगा, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। तो आपका ऑप्शन सी रहेगा, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। उसके बाद शिवाजी का राजनीतिक गुरु संरक्षक कौन थे? तो आपका 20 का आप देखिएगा, तो 20 का ये होगा, दादाजी कोंडदेव थे। ऑप्शन ये रहेगा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे और संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। उसके बाद 21 नंबर यहाँ से मिलान करना है। तो 21 के आपका इसमें ए के 2 होगा, ए के 2। उसका बी का 1 होगा, उस बी का 1 होगा। उसके बाद सी के 4 होगा, सी के 4। उसके बाद डी के 3 हो जाएगा, डी के 3। तो आप ये मिला लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, इसमें बौद्ध संगति अध्यक्ष उसका कौन था? तब प्रथम का महाकश्यप हो जाएगा, द्वितीय संगति का सबकामी हो जाएगा, तृतीय का मुगल पुत्र, जब अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, तो इसमें मोगली पुतिस था। उसके बाद चतुर्थ में हो जाएगा वसुमित्र, चतुर्थ में जो कनिष्क ने कराया था, उसमें वसुमित्र उसमें अध्यक्ष था। तो एक बार इसको भी आपको रुक के इसको याद करना पड़ेगा। प्रथम संगीति तब महाकश्यप था, दूसरा में सबकामी था, द्वितीय में सबकामी था, तृतीय में आपको मोगली पुतिस था, और चतुर्थ में आपका वसुमित्र था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में वसुमित्र था, तृतीय में आपको मोगली पुतिस था, द्वितीय संगति में आपको सबकामी था, और प्रथम संगति में महाकश्यप था। तो एक बार आप इसको मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन इसमें डी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद चलिए हम 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर यहाँ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये 22 नंबर है, तो 22 का भी मिलान करना है। तो आपका 22 का आपका ए का 3 हो जाएगा, इसमें ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद है बी के 4 हो जाएगा, उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, रुक जाइए, बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद आप डी का आपका 2 हो जाएगा,
डी का 2 हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर आप भी मिला लीजिएगा। गंधार कला जो है वो कुषाण के समय में था। उसके बाद जूना का शिलालेख था वो रुद्रदमन वन के समय था। उसके बाद मिलिंद पन्हो ये था मिनेंडर के समय। मिलिंद पन्हो यानी मिनिंदर, ये मिलिंद पन्हो है, म से मिनेंदर है। उसके बाद गरुड़ स्तंभ लेख है जो हेलियोडोरस होगा आपका। गरुड़ स्तंभ लेख है हेलियोडोरस। तो इसको आपको बार बार इसको रटने से आपको याद करना पड़ेगा। गंधार कला आपका कुषाण हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख आपका रुद्रदामन हो जाएगा। मिलिंद पन्हो आपका मिनेंदर हो जाएगा और गरुड़ स्तंभ लेख होगा हेलियोडोरस हो जाएगा। इसका ऑप्शन इसमें सी रहेगा। तो आप एक बार इसको भी रुक कर और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद करिएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर को देखते हैं। 23 नंबर में मिलाना ही है। तो 23 नंबर में आपका यहाँ ए के 1 हो जाएगा, ए के 1 हो जाएगा। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, बी के 4 हो जाएगा। उसके बाद सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद डी का आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए तीर्थकर और प्रतिमा लक्षण, तो इसमें आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा, आदिनाथ का वृषभ। मल्लिका नाथ का आपका जल कलश हो जाएगा, मल्लिका नाथ का जल कलश हो जाएगा। पार्श्वनाथ का आपका सर्प हो जाएगा, पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। संभवनाथ का अशोक हो जाएगा। संभवनाथ जो था अशोक पे बैठता था, याद रखिएगा। जो संभव नहीं हो सका वो अशोक पर बैठ गया। पार्श्वनाथ सर्प गला में बांध लिया। उसके बाद मल्लिकानाथ आपका जल कलश। इसको किसी शब्द से रिलेटेड आप इसको याद कर लीजिएगा, चाहे रुक कर आप सही से ध्यान से देख लीजिएगा। मल्लिकानाथ जल कलश हो जाएगा, आदिनाथ आपका वृषभ हो जाएगा। तो आप इसको याद करना पड़ेगा। 1-2 बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा ये। उसके बाद हम चलिए देखते हैं। अब 23 हो गया, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको जो भी है दैत्य शासन प्रणाली आपका 24 का आपका रॉबर्ट क्लाइव ही किया था। तो बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था। तो आपका 25 के डी होगा। वारेन हेस्टिंग्स था जो गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का भी जानकार था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स होगा। तो चलिए हम 26 नंबर का देखते हैं। अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो आपका 26 का आपका सी होगा, उदय सिंह होगा। अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था उदय सिंह था। अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था उदय सिंह था। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 27 की आपका बी रहेगा। आपको 1929 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 1929 में की गई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा आपको ये लाहौर जो अधिवेशन हुआ था ना, उसी में ये 1929 में किया गया था। तो 28 नंबर देखते हैं। किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था। तो आपका 28 की आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा।
किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। उसके बाद 28, उसके बाद 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देखते हैं यहाँ पे। भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो आपका 29 का हो जाएगा, आपका 29 के सी हो जाएगा। 29 के सी इसका 1500 किलोमीटर है। भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है। हाल ही में हेरात पर्व 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका 30 इसमें हो जाएगा, डी होगा, 30 का डी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हेरात पर्व 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर्ण प्लेटफार्म लॉन्च किया है? तो 31 की आपका ए होगा, गुजरात। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर्ण प्लेटफार्म लॉन्च किया है? तो गुजरात किया है। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो आपका 32 का आपका सी होगा, पश्चिम बंगाल जीता है। हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। उसके बाद आपका 33 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो सखी योजना आपका 33 का आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, हरियाणा। प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा से किया गया है। उसके बाद 34 नंबर देखते हैं। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका 34 का आपका सी होगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। उसके बाद 35 नंबर देखते हैं। उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 35 का आपका बी होगा, चौथा स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पे है। उसके बाद शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका 36 के बी होगा, दलाई लामा को किया गया है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो दलाई लामा को किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका 37 के बी, अनोरा को मिला है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो अनोरा ने जीता। उसके बाद 38 नंबर देखते हैं। पंचायत की संसद 2.0 का पहला उद्घाटन किसने किया है? तो आपका 38 के बी होगा, ओम बिरला किया है। पंचायत के संसद 2.0 का पहला उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। उसके बाद इसमें 39 नंबर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका 39 के बी होगा, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं तो जस्टिस बी रामासुब्रमण्यन। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर देखते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका 40 की होगा, गांडीव रखा गया है। आपका गांडीव रखा गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है। उसके बाद इसमें 47 नंबर देखते हैं। 40 नहीं, 41 देखते हैं। 41 नंबर। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो आपका 41 की होगा, उत्तर प्रदेश।
किस राज्य ने अपना पहला सफारी माने जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश किया है। उसके बाद 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो आपको 42 के आपका हो जाएगा, डी रहेगा आपको सऊदी अरब। 25वें फीफा विश्व कप 2024 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को। उसके बाद 43 नंबर 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको 43 का आपका हो जाएगा, 43 का आपका डी हो जाएगा, 43 के डी कोको गॉफ होगा। 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है, इसको याद रखना है। 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। उसके बाद 44 नंबर 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आपका 44 के आपका हो जाएगा ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आपका 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आपका उसके बाद 45 नंबर हो जाएगा, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य की राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो आपका 45 के सी हो जाएगा 2.98%। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 2.98%। उसके बाद यहाँ 46 नंबर देखिए, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका 46 के इसमें होगा, 46 के 6 पश्चिम बंगाल में। आपको पश्चिम बंगाल ऑप्शन सी रहेगा। जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तब पश्चिम बंगाल में किया गया है। एकदम न्यू आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं अभी का रिलेटेड एग्जाम के पैटर्न से ये रिलेटेड है। जो भी है पैड बैच का लिया गया है। उसके बाद 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 47 के सी हो जाएगा, इसमें 1 2 दोनों हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ये बात सही है। स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। स्वास्थ्य जो भी है पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। तो 1 2 दोनों आपका सही है। तो आप 47 का देख लीजिएगा। उसके बाद 48 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। 48 के ए और बी दोनों बन रहा है, माने कानूनी अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इसमें आप देख लीजिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कानूनी और संवैधानिक अधिकार दोनों हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 49 के डी हो जाएगा। आपको ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ये एक पॉइंट गलत है, बाकी सही है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सरकार की नीतियों कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, बात सही है। ऑप्शन डी केवल अपने सदस्यों के हित का कार्य करते हैं, गलत बात है। उसके बाद 50 नंबर देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 50 के सी हो जाएगा। इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तब बाकी इसमें ए बी डी गलत है, लेकिन इसमें सी केवल सही है। इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है, बात सही है। उसके बाद 51 नंबर देखते हैं। उसके बाद 51 देखिए यहाँ से,
51 नंबर, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। 51 का ए आपको देख लीजिएगा, 51 की ये होगा। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। उसके बाद यहाँ पे 52 नंबर, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो आपका 52 के बी होगा, शून्यकाल में। संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो शून्यकाल में। उसके बाद आपका 53 के है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? तो आपका 53 के आपका सी रहेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के। उसके बाद 54 के आपका, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है? तो आपका 54 के सी होगा, द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो होता है वो द्वितीय वाचन में होता है। तो आप 55 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित मिलान करना है, तो आप यहाँ से मिलान कीजिए। तो आप ये 55 नंबर है, तो आप 55 का देख लीजिए। 55 का आपका ए का 3 हो जाएगा, यहाँ ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, यहाँ पे बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। उसके बाद धर्म यहाँ है 29 से 30 में। देखिए एक बार इसको मिला दीजिए। देखिए समता का अधिकार जो है ये 23 से 24 में है, 23 से 24 सूची में है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो भी है समानता का अधिकार 14 से 18 में है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका 25 से 28 में दिया है। इसमें आपको धर्म से रिलेटेड भी है। संस्कृति वही बोला जाता है जो भी आप संस्कृति पुराना मानते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपको 25 से 28 में दिया है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी 29 से 30 में दिया गया है। तो आप एक बार इसको मिला लीजिएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 25 से 28 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको, तो शोषण के विरुद्ध आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 14 से 18 में, वही समानता और समता का अधिकार आपको दिया है 23 से 24 में, समता का अधिकार आप मिला लीजिएगा। उसके बाद 56 हो गया, 56 देखते हैं। 56 यहाँ पे है, गांव की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 56 के सी हो जाएगा। इसमें ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। गांवों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायत को कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, ये बात गलत है। बाकी सब सही है। देखिए ए नंबर, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य के लिए खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। खंड पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों में बस उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद तथा विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। उसके बाद पंचायत के समस्त निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। तो इसमें कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी रहेगा, पंचायत में कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, गलत बात है। उसके बाद यहाँ 57 नंबर देख लेते हैं। 57 नंबर है, बॉम्बे प्लान के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 57 का हो जाएगा बी। यहाँ पे इसमें उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। बॉम्बे प्लान के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो ये गलत है। इसमें उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये गलत बात है। यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, ये बात सही है। ए नंबर। सी नंबर, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, ये भी सही बात है। इसमें नियोजन के विचार पर पुरजोर समर्थन किया गया था, ये भी बात सही है। लेकिन ये वाला असत्य है, बी नंबर। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये गलत बात है। उसके बाद 57 के बाद 58 देखते हैं। उसके बाद 58 नंबर, व्यक्ति जनगणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका 58 के हो जाएगा, 58 के डी हो जाएगा आपका, 58 के डी हो जाएगा, 58 के डी। निर्धारणता रेखा से नीचे व्यक्ति गणना का अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निर्धारणता रेखा से नीचे। उसके बाद है, उसके बाद 59 के देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका 59 की आपका हो जाएगा, ये एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो एडम स्मिथ द्वारा। एक बार इस पुस्तक को सही से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो एडम स्मिथ होगा इसमें। उसके बाद यहाँ 60 नंबर, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 60 नंबर में आपका 60 का सी हो जाएगा आपका। 1, 2 दोनों सही है इसमें। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। ये दोनों आपको सही है। उसके बाद यहाँ पे भारतीय कृषि के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 के आपका ए होगा, बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। भारत में कृषि के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तब बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, ये बात सही है। फूलों का उत्पादन सब्जियों से अधिक है, ये गलत बात है। गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से अधिक है, ये भी बात गलत है, चावल का उत्पादन अधिक है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी गलत बात है, मध्य प्रदेश में होता है। तो एक ही इसमें सही है, बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। उसके बाद 62 नंबर देखते हैं। इसमें आपका ए नंबर इसमें सही होगा, बाकी गलत है। उसके बाद 62 नंबर यहाँ पे देखते हैं। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो आपका 62 की इसमें हो जाएगा, 62 के दी होगा, धान हो जाएगा। माही सुगंधा धान का फसल है, माही सुगंधा। उसके बाद लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलाना है, बताना है कि कौन कौन सही है। तो यहाँ पे 63 नंबर, 63 का ये हो जाएगा। 1, 2 इसमें 1, 2 सही है। आयोडीन से घेघा गायटर होता है, कैल्शियम से अस्थि क्षय होता है, भी बात सही है। अस्थि का जो भी होता है वो क्षय होता है, जो हड्डी को कहते हैं कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उसमें क्षय होता है कैल्शियम के बिना। आयोडीन से घेघा गायटर रोग होता है आयोडीन के बिना। तो यहाँ पे लौह के लिए गलत है, ये गलत है आपका, बाकी ये दोनों सही है। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद 64 नंबर देखते हैं। यहाँ पे किसी ठोस पदार्थ के विलयन के उग्रम करने से उनकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये 64 नंबर का आपका होगा, 64 की होगा, बढ़ती है। किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उनकी विलेयता पर निम्नलिखित में से प्रभाव जो पड़ता है वो बढ़ती है, बात सही है। 65 नंबर का आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलन में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन होता है इसमें।
आप कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। आप किसी चीज़ में बोतल में बंद कर दीजिए या उसको आग को जलाइए, बुझ जाएगा। तो वो बिना ऑक्सीजन खुला में ही वो जल सकता है। तो आपका 65 का आपका बी रहेगा। उसके बाद 66 का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशिया में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो आपका 66 का आपका बी होगा, लैक्टिक होगा। लैक्टिक अम्ल हम जब दौड़ते हैं तब भी ये एक लैक्टिक अम्ल ही बनने लगता है। तो आप जब भी दौड़ने जाए, अगर ज़्यादा आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है, दौड़ने में दर्द हो रहा है, रुकने पर दर्द हो रहा है, तो आप बेब्रान एक टेबलेट आता है वो उसका यूज करें, डॉक्टर की सलाह से ज़रूर यूज करें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशिया में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर देखते हैं। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होती है। तो 70 के डी होगा आपका, ए और सी होगा। यहाँ पे दोनों सही होगा, ए गलत है। तो ए और सी प्रोटीन और लिपिड होगा। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होती है। तो प्रोटीन लिपिड से होती है, ए और सी दोनों से होती है। उसके बाद यहाँ पे 71 के आपका देख लीजिएगा। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका 71 की आपका आंसर हो जाएगा, 71 की ये हो जाएगा आपका, ए के 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला लीजिएगा, मानव रक्त होगा 7.35 से 7.45 तक। उसके बाद दूध का पीएच मान होगा 6.4 से 6.8 तक। मानव लार का पीएच मान हो जाएगा आपको 5.5 से 7.5 तक। उसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान हो जाएगा 4.6 से 8.0 तक। तो आपको इतना याद रखना है, मानव रक्त का 7.35 से 7.45 तक, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8 तक। उसके बाद मानव लार का 5.5 से 7.5 तक। उसके बाद मानव मूत्र इसमें 4.6 से 8.0 तक। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि इस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। 72 के आपका बी होगा, उत्तल दर्पण होगा। किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो उत्तल दर्पण का होता है। किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई की प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो उत्तल दर्पण से आपको देखा जा सकता है। किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई की प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो उत्तल दर्पण से होता है। अब उसके बाद 73 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है। आपको 73 का बी हो जाएगा, आपका संवेग होगा। जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है। तो संवेग होता है। जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है। तो संवेग होता है। उसके बाद इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधियाँ है। तो आपको